बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे हम थोड़ी सी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको उसका रिव्यू दूंगा, फिर हम फर्दर उसको लेके चलेंगे। डेटा प्रेजेंटेशन के मेथड्स का हमने जिक्र किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन में हमने उसकी 4 कैटेगरीज की थी। उनको हमने नाम दिए थे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने जिक्र किया टैबुलेशन का। तो टैबुलेशन में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो सबसे अहम टेक्निक है उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको डील करती है? क्वांटिटेटिव डेटा को डील करती है, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल से जनरेट होता है। तो मैंने उसकी डेफिनेशन में लिखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a tabular arrangement of data in which various items are arranged into classes and the number of items falling in each class। यानी हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देंगे टेबुलर अरेंजमेंट की शक्ल में, जिसमें हम बता देंगे कि कौन से ग्रुप को, क्लास को हम ग्रुप भी कहते हैं, कि कौन सी क्लास में कितनी वैल्यूज़ फॉल करती हैं। एक क्लास में जितनी वैल्यूज़ फॉल करती हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। और एक क्लास या एक ग्रुप का जो साइज़ होता है, वो ग्रुप कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से डिटरमिन होता है। तो हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाना चाहें तो उसमें से उसके तरीके में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, किन किन स्टेप्स पे चलते हुए हम ये काम करेंगे। तो मैंने लिखा जी, मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला स्टेप है कि आप डेटा में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को ट्रेस करके अपने पास लिख लें। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। और फिर क्या करें, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू सबट्रैक्ट कर दें, तो वो आपके पास रेंज कहलाएगी। मसलन फ़र्ज़ कर लें एक डेटा में सबसे छोटी वैल्यू है 1 और सबसे बड़ी वैल्यू है 71। तो हम 71 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज हो जाएगी 70। रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन अ डेटा सेट। हमारे पास रेंज आ गई, हमने उसको आर से डिनोट कर दिया। फिर है जी, डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ ग्रुप्स। यानी जितनी हम क्लासेस बनाना चाहते हैं वो हम पहले डिसाइड करेंगे। इसके 2 तरीके होंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आप 7 क्लासेस बनाएं, या आप 6 क्लासेस बनाएं, या आप 9 क्लासेस बनाएं। फिर तो ये जो हम नीचे न्यूमेरिकल वर्क कर रहे हैं ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहा जाए कि सूटेबल, या हमने खुद डिसाइड करना हो कि यहाँ कितनी क्लासेस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया है जिसकी हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास क्लासेस कितनी होनी चाहिए।
तो उसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log ऑफ n। n क्या है यहाँ पे? n है हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर डेटा का, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। अगर डेटा में हमारे पास फर्ज कर लें 60 वैल्यूज हैं तो यहाँ हम n की वैल्यूज 60 पुट करेंगे, यानी डेटा से काउंट करेंगे कि वैल्यूज कितनी है। वो n की वैल्यू यहाँ आएगी, उसका हम लॉगरिथम लेंगे, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। अभी इन स्टेप्स में से गुजरने के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। हमने डिसाइड कर लिया जी, फर्ज कर लें हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस आ रही हैं 7.6, तो हम उसको राउंड करके 8 पे ले जाएंगे। अगर ये वैल्यू हमारे पास आती है 9.2 तो हम उसको राउंड करके 10 पे ले जाएंगे। इसको हमेशा हम अपवर्डली राउंड करते हैं, ये वैल्यू डेसिमल में नहीं रहने दी जाती बल्कि उसको अपवर्डली राउंड कर लेते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इतनी क्लासेस बनाएंगे, ये डिसीजन हो चुका। अब हमने डिसाइड करना है कि एक क्लास का साइज कितना होना चाहिए, उसे हम क्लास इंटरवल का नाम देते हैं। क्लास इंटरवल बेसिकली क्या चीज़ है? क्लास इंटरवल ये डिटरमिन करता है कि हमने एक क्लास को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। तो क्लास इंटरवल बड़ा होगा तो उसमें वैल्यूज ज़्यादा आएंगी, क्लास इंटरवल छोटा होगा तो उसमें वैल्यूज कम आएंगी। ये हमने फाइंड कैसे करना है? ये फाइंड करना है बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। अभी हमने रेंज फाइंड की थी, अगर रेंज की वैल्यू हमारे पास फर्ज कर लें 70 आ गई है और हमने डिसाइड किया है कि हमने 10 का इंटरवल रखना है, तो 70 को हम 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 7 हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे। और अगर हमने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड की हैं कि वो 10 है तो फिर हम रेंज को उस पर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो क्लास इंटरवल का, रेंज का और नंबर ऑफ क्लासेस का आपस में एक रिलेशनशिप है। एक चीज़ हम दो चीज़ों की हेल्प से तीसरी को हम फाइंड कर लेते हैं। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास क्लास इंटरवल कितना होगा और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, तो फिर हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले लोअर क्लास लिमिट फाइंड करनी है, यानी हम पहली क्लास को कहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन ये जहन में रखा जाता है कि जो हमारे पास डेटा में सबसे छोटी वैल्यू है, लोअर क्लास लिमिट उसके बराबर हो जाए या उससे थोड़ी कम हो, ताकि सबसे छोटी वैल्यू उसमें अकोमोडेट हो जाए। इसी तरह जब हम लास्ट ग्रुप पे जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट होती है वो इस तरह से रखी जाती है कि हमारे पास डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसमें अकोमोडेट हो। तो हमने डिसाइड कर लिया जी कि लोअर क्लास लिमिट क्या होगी। तो फिर हमने अगले स्टेप पे क्या करना है? फिर हमने लोअर क्लास लिमिट से उसको शुरू करना है और उसमें क्लास इंटरवल ऐड करके अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट लिख देनी है। यानी फ़र्ज़ कर लें हमने पहली क्लास को शुरू किया 5 से और क्लास इंटरवल हमने 10 रखा हुआ है, तो जिस वक्त हम 5 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब है दूसरा ग्रुप 15 से शुरू होगा, तो 15 में से एक कम करके पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट हम बना देंगे। इसका मतलब है अगर दूसरे ने 15 से शुरू होना है तो पहले ने 14 पे ख़त्म होना है। सो पहला हुआ 5 to 14 और दूसरा शुरू हो जाएगा 15 से। फर्दर फिर हम हर अपर क्लास लिमिट में 10 ऐड करके और हर लोअर क्लास लिमिट में 10 ऐड करके अगली क्लासेस की हम क्लास लिमिट्स बनाते जाएंगे। जैसे 5 में 10 ऐड करके 15 बनाया था, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी तीसरा ग्रुप 25 से शुरू होगा। और पहले ग्रुप को हमने रोका 14 पे, तो 14 में हमने 10 ऐड किया तो दूसरा 24 पे रुक गया, उसमें 10 ऐड किया तो तीसरा 34 पे रुक गया, एंड सो ऑन।
तो पांचवें स्टेप में मैंने ये आपको डिस्क्राइब किया। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इनटू क्लासेस। अब हमने एक एक वैल्यू को चेक करते जाना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू किस ग्रुप में फॉल करती है। मसलन पहला ग्रुप हमने बना दिया, फर्ज कर लें 5 से 14, तो 5 से 14 की रेंज में सारी की सारी आने वाली वैल्यूज यहाँ पे मेंशन होंगी। या तो हम उन वैल्यूज को उसके सामने लिख देते हैं, उसे हम एंट्री का नाम देते हैं, एंट्री मेथड। और अगर वैल्यू लिखने की बजाय हम वहाँ पे टैली मार्क लगा लें तो फिर हम उसको टैली मेथड का नाम दे देते हैं। टैलीज लगाने के बाद या सारी वैल्यूज एंटर करने के बाद हम लास्ट स्टेप पे क्या करते हैं कि हम उन वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं कि किस ग्रुप में कितनी वैल्यूज फॉल कर रही हैं। अगर पहले ग्रुप में 3 वैल्यूज फॉल कर रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। दूसरे ग्रुप के सामने अगर हमने 7 वैल्यूज लिखी हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 हो गई, एंड सो ऑन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। उस एग्जांपल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हम ये काम किस अंदाज से कर रहे हैं। तो मैंने सवाल लिया कि मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर एज अंडर। जाहिर है 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये हमने 50 ऑब्जर्वेशंस लिख दी हैं। जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक के मार्क्स कुछ इस तरह से हैं। यूँ समझ लें कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 34, दूसरे के हैं 54, तीसरे के 10 एंड सो ऑन, और लास्ट मार्क्स जो हैं वो हैं 43। सवाल में कहा गया कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद द सूटेबल क्लास इंटरवल। सूटेबल का मतलब है कि आप खुद डिसाइड करें कि क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना होना चाहिए। और फिर उसके साथ फर्दर यही दो चीज़ें हम करेंगे जिसको हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ये दो तरह से होती है, एक को हम कहते हैं लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरे को हम कहते हैं मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए जी हम चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले हमने बात की कि ट्रेस कर लें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू और उनका डिफरेंस ले लें। तो हमने इस पूरे डेटा का कीनली जायज़ा लिया तो हमें नज़र आया कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 60 है और सबसे छोटी वैल्यू 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो हमने डिफरेंस लिया वो बना 56। ये 56 हमारे पास जो वैल्यू है ये रेंज कहलाती है। ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना हमें ज़्यादा डेटा को कवर करना होगा और जितनी ये छोटी होगी उतना हमें थोड़ा डेटा कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वैल्यू 56 है। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए। उसका फार्मूला जो हमने वहाँ पे पिछले स्टेप्स में डिस्कस किया वो था log of n मल्टीप्लाइड बाई 3.3 प्लस 1। तो हमारे पास n यहाँ यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n इज नॉट द रेंज बट इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डेटा में हमारे पास 50 थी, हमने 50 का लॉगरिथम लिया और उसको हमने 3.3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें हमने प्लस 1 ऐड किया तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 5.644 प्लस 1 दैट इज 6.644। मैंने कहा था इसको हम अपवर्डली राउंड करते हैं तो 6.64 को हमने राउंड करके 7 कर दिया। फर्ज कर लें ये 6.1 भी होता तो भी हम इसको राउंड करके 7 ही करते, 6 नहीं करना क्योंकि इसमें राउंडिंग का क्राइटेरिया है कि राउंड इट अपवर्ड। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक चीज़ है रेंज और दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ क्लासेस जिसे हमने के से डिनोट कर दिया। तो तीसरी चीज़ रहेगी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम आई से डिनोट कर देते हैं या बाज़ बुक्स में एच से, स्मॉल एच से इसको डिनोट किया गया है। तो इन तीनों में ये रिलेशनशिप है कि रेंज को अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर दें तो ये क्लास इंटरवल आ जाता है। रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस इज क्लास इंटरवल। इसी तरह अगर हम रेंज को
क्लास इंटरवल पे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्लासेस आ जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेंज की वैल्यू थी 56 और जो नंबर ऑफ क्लासेस हमने डिसाइड की थी वो थी हमारे पास 7। तो हमने 56 को 7 पे डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब यहाँ पे 8 हमारे पास क्या है, 8 इज द क्लास इंटरवल। हमारे पास क्लास इंटरवल का साइज यहाँ पे कितना होगा जी, 8 होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्लासेस बनानी है। मैंने कहा था क्लासेस को हम इस अंदाज से एडजस्ट करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू पहले ग्रुप में एडजस्ट हो जाए। डेटा में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू थी 4, तो हमने इसको 0 से शुरू कर लिया। 0 से शुरू करने का मतलब है कि 4 इसमें अकोमोडेट हो जाएगी। अच्छा, 0 से शुरू करने के बाद हमने क्या करना है, 0 में हमने क्लास इंटरवल जो है वो ऐड करना है। 0 में हमने क्लास इंटरवल ऐड किया तो हम चले गए 10 पे। यहाँ पे क्लास इंटरवल हमने 10 कर दिया है, तो 0 से लेके 10। तो हमने पहली क्लास को रोकना कहाँ पे है, पहली क्लास को हमने फिर 9 पे रोकना। इसी तरह 10 में हमने फर्दर 10 ऐड किया तो हम 20 पे चले गए, तो दूसरी क्लास को हमने कहाँ पे रोक दिया, 19 पे। इसी तरह 20 में हमने 10 ऐड किया तो 30 पे चले गए, तो हमने तीसरी क्लास को कहाँ रोक दिया, 29 पे, एंड सो ऑन। तो आप इसमें 10 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास लिमिट्स बनती जा रही हैं। और हमने कहाँ तक जाना है, हमारे पास डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू थी 60, तो हमने इसको इस तरह से अकोमोडेट करना है कि 60 वैल्यू उसमें हमारी अकोमोडेट हो जाए। अब इसके बाद हमने एक एक वैल्यू को चेक करना है और वैल्यू को चेक करने के बाद हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मार्क लगाना है जिसको हम टैली बार का नाम देते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू को मैंने चेक किया, वो थी 34। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 34 कहाँ पे आएगी, तो 34 हमारे पास इस ग्रुप में आएगी जो है 30 से 39। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ से 34 को इस तरह से क्रॉस कर देना है और यहाँ पे हमने एक मार्क लगाना है, ये वाली एक लाइन, सिंगल लाइन, इसको हम टैली का नाम देंगे। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू पे आ गए, वो क्या है, वो है 54। हमने वहाँ 54 को क्रॉस कर देना है और हमने फिर चेक करना है कि 54 यहाँ पे किस ग्रुप में अकोमोडेट होगी, तो वो होगी 50 से 59 वाले में। तो हमने दूसरा टैली यहाँ पे लगाना है, यानी एक लाइन हमने यहाँ पे लगा दी। पहली लाइन कहाँ पे लगाई थी, 30 से 39 वाला ग्रुप में। दूसरी लाइन हमने लगा दी 50 से 59 वाले ग्रुप में। तीसरी वैल्यू पे आए तो वो हमारे पास होगी 10। 10 दूसरे ग्रुप में एडजस्ट होगी, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। 21 है वैल्यू हमारे पास, हमने इन वैल्यू को इधर क्रॉस करते जाना है ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ तक वैल्यूज को एडजस्ट कर चुके हैं। 21 को यहाँ से क्रॉस करने के बाद हम इस ग्रुप में आए तो तीसरा ग्रुप 20 से 29 वाला जो है उसमें 21 एडजस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक टैली लगा दी। 51 को हमने वहाँ से क्रॉस किया, हमने 50 से 59 वाले में एक टैली लगा दी। इस तरह से 1 बाय 1 जब हम इन वैल्यूज को चेक करके यहाँ पे टैलीज लगाते जाएंगे तो 4 टैलीज जिस ग्रुप के सामने हो जाएं, 5वीं टैली हम उसी तरह सीधी लगाने की बजाय उसको यूं क्रॉस करते हुए लगा देते हैं, ये वाली शेप। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी काउंटिंग आसान हो जाए। यूं समझ लें कि दिस इज अ 5 रूपी नोट, नाउ वी विल कंसिडर इट एज 5। इसी तरह जब 5 टैलीज हो गई हैं एक क्लास के सामने, एक ग्रुप के सामने, तो 6th टैली जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ के लगा देते हैं, थोड़ा सा फासला छोड़ के लगा देते हैं। पर्पस सिर्फ यही कि काउंटिंग में आसानी रहेगी। अब ये हमारे पास 5 लाइनें ये हैं और 5 ये हैं दूसरे ग्रुप के सामने, तो यहाँ से काउंटिंग आसान है कि 5 + 5 = 10 + 2 = 12।
तो इस तरह से हम एक एक वैल्यू को चेक करते हुए हम ये टैलीज का काम कंप्लीट कर लेंगे। याद रखें ये टैलीज उतनी होंगी जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं। वैल्यूज 50 थी तो यहाँ पे हमारे पास ये टैलीज भी 50 होंगी। ये टैलीज का काम कंप्लीट करने के बाद अच्छा यहाँ हम अगर टैली लगाने की बजाय वैल्यूज को उठा के प्लेस कर दें, आपको याद होगा हमने पहली वैल्यू उठाई थी 34 को हमने यहाँ पे क्रॉस किया था और 34 के सामने यहाँ यानी 30 और 39 वाले ग्रुप में हमने एक टैली लगाई थी। अगर यहाँ टैली लगाने की बजाय मैं 34 लिख दूं तो क्या होगा, हर ग्रुप के सामने जितनी टैलीज लगी हुई हैं उतनी वैल्यूज लिखी हुई होंगी। तो बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमने टैलीज काउंट करके सामने लिखना है, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो अगर वैल्यूज एंटर की हुई हैं तो हम वैल्यूज को काउंट करके सामने लिख देंगे। जैसे यहाँ पहले ग्रुप के सामने सिर्फ 2 टैलीज हैं, इसका मतलब है कि पूरे डेटा में 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस रेंज में फॉल करती हैं। और अगर मैं मार्क्स और स्टूडेंट्स के एतबार से बात करूं तो मैं कहूँगा 50 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9 की रेंज में है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। मैंने कहा इसकी इंटरप्रिटेशन, इसके मीनिंग्स ये होंगे कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, out of the 50 students 2 students are securing marks between 0 and 9 both inclusive का मतलब है कि किसी के 9 भी हो सकते हैं, किसी के 0 भी हो सकते हैं। इसी तरह हम कहेंगे कि सेकंड ग्रुप जो शुरू होता है 10 से और 19 पे ख़त्म होता है, उसमें हमारे पास टैलीज 12 थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हुई। तो इसके मीनिंग्स ये हुए कि क्लास में से 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 या उससे ज़्यादा और 19 या उससे कम है। सिमिलरली क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 29 की रेंज में हैं। क्लास में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 39 की रेंज में हैं। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 49 की रेंज में हैं। 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 59 और 50 की रेंज में है, यानी 50 या उससे ज़्यादा और 59 या उससे कम। और पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 60 प्लस में है या 60 से 69 की रेंज में। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अभी मैंने कहा था कि हमारे पास जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं हमने उन सब को यहाँ पे अकोमोडेट किया है, एक एक वैल्यू को चेक करके हमने यहाँ पे लिखा है। तो एक एक वैल्यू को अगर हम चेक करके यहाँ पे लिख रहे हैं तो जाहिर है 50 वैल्यूज थी तो फिर फ्रीक्वेंसीज का सम भी 50 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम हमेशा उतना होगा जितनी हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस थी। ये इसका एक किस्म का चेक भी होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए कहीं किसी वैल्यू को एक से ज़्यादा दफ़ा तो शामिल नहीं कर दिया, या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई वैल्यू स्किप हो गई है। अगर ये वैल्यू 50 नहीं आई है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हियर द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास। मसलन पहला ग्रुप हमारे पास, ये पहली क्लास क्या है, पहली क्लास है 0 से 9। तो इसकी अपर क्लास लिमिट है 9 और इसकी लोअर क्लास लिमिट है 0। तो यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 9 है तो वो इसी ग्रुप में आएगा, यानी 9 इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट ग्रुप। सिमिलरली 19 इज इंक्लूडेड इन सेकंड ग्रुप। इस एतबार से हम इसको इंक्लूसिव ग्रुपिंग भी कहते हैं। तो मैंने साथ लिखा है इसको इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में पहले ग्रुप की लास्ट वैल्यू और दूसरे ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू, यानी पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट सेम नहीं होती, ये डिफरेंट होती हैं। अगर एक्सक्लूसिव स्टाइल हो तो उसमें ये सेम होती हैं। मसलन यहीं पे अगर हम लिख दें 0 to 10 और फिर 10 to 20 तो फिर वो इंक्लूसिव
नहीं होगी, फिर 10 उसमें शामिल नहीं होगा बल्कि अगले ग्रुप में जाएगा। इसी तरह मैंने लिखा है ये वाला आपको क्लियर करने के लिए कि 39 मार्क्स इज इंक्लूडेड इन क्लास 30 to 39। ये ग्रुप है हमारे पास 30 to 39। तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 39 हैं तो वो भी इसमें शामिल होगा। अगर किसी के 39 से ज़्यादा यानी 40 हैं तो वो अगले ग्रुप में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट और पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट दोनों इस ग्रुप में शामिल हैं। सिमिलरली दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट और दूसरे ग्रुप की अपर क्लास लिमिट ये भी दोनों इसमें शामिल हैं। तो इंक्लूसिव ग्रुपिंग में पहला ग्रुप जहाँ पे ख़त्म होता है दूसरा वहाँ से नहीं शुरू होता बल्कि नेक्स्ट वैल्यू से शुरू होता है। और अगर हम इंक्लूसिव की बजाय ग्रुप्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव बना लें तो फिर पहला ग्रुप जहाँ पे ख़त्म होगा अगला उसी ग्रुप से शुरू हो जाएगा। उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, इनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं और अगर हमारे पास ग्रुपिंग जो है वो इंक्लूसिव की बजाय एक्सक्लूसिव आ जाए तो फिर वो क्लास लिमिट्स की बजाय क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे कि इनकी क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाई जा सकती हैं यहाँ से, फिर इनकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाएगी, लेस दैन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से होगी, मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनेगी और मिड पॉइंट क्या होगा। तो फर्दर हम इसी को लेके चलेंगे। आप इससे रेलेवेंट बुक में से एक दो डाटा लेके उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपने तौर पे बना लें, प्रैक्टिस कर लें। एक टेलीबार मेथड के साथ बना लें, एक एंट्री मेथड के साथ बना लें, यानी एक में इस तरह से बार लगाएं और दूसरे में बार्स लगाने की बजाय आप वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे प्लेस करें और फिर काउंट करके उनकी फ्रीक्वेंसी लिखें। थैंक यू वेरी मच।